नमस्कार, आज का मुद्दा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा, क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कोरोना से जंग में नाकाम साबित हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे ये मानते दिख रहे हैं कि कोरोना को तो नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन सरकार कोरोना वायरस की चेन नहीं तोड़ पाई है। उद्धव का ये बयान तब आया जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 19,063 तक पहुंच गया है और अब तक 731 लोगों की मौत हुई है। इस बीच मुंबई में भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद मालेगांव भी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहा है, जहां आज 50 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 500 पहुंच गई है। इस बीच मुंबई में धारावी समेत कई जगहों पर कोरोना के फैलने के बाद सरकार ने बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को हटाकर इकबाल चहल को नया कमिश्नर बना दिया है। लॉकडाऊन म्हणजे मी मागेच बोललो होतो की गतिरोधक आहे, गतिरोधक। आजपर्यंत आपण याची गती रोखण्यामध्ये यश जरूर मिळवलेलं आहे, पण अजूनही चेन तोडण्यामध्ये आपल्याला यश नाही मिळालेलं। त्यांची जी साखळी आहे, त्या विषाणूची साखळी तोडण्यात अजून आपल्याला यश नाही मिळालेलं, ते आता तोडायचंच आहे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मुंबई के अंधेरी से विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुंबई के ही मुलुंड से आशीष सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही साथ बीजेपी से राम कदम हमारे साथ हैं और कांग्रेस से राजू वाघमारी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले मैं रुख यहाँ पर जरा विवेक का करना चाहूंगी और स्थिति को भापना यहाँ बहुत जरूरी है कि स्थिति है क्या। उसके बाद मैं अपने जो पॉलिटिकल गेस्ट है उनके पास भी रुख करूंगी। सबसे पहले विवेक, जरा बताइए कि स्थिति आपको वहां क्या दिख रही है? तादाद बढ़ती जा रही है, सरकार के उठाए हुए कदम कहां जमीन पर दिख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। देखिए, महाराष्ट्र का जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरावने वाले हैं। 19,000 से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में ये आंकड़ा 12,500 के ऊपर है। यानी कि अर्पिता आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ राज्यों को 3 या 4 या 5 राज्यों को भी मिला दिया जाए तो उतने आंकड़े नहीं है कि जितना सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। और कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये काफ़ी मुश्किल भरी खड़ी है और इसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। 45 दिन से ज़्यादा समय चुक चुका है लॉकडाउन का, उसके बावजूद भी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हॉटस्पॉट धारावी जिसको अनकंट्रोल होता जा रहा है और धारावी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 21 मौतें सिर्फ और सिर्फ धारावी में हुई हैं। वैसे ही मुंबई के कुछ और ऐसे स्लम्स इलाके हैं जहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो 450 के पार पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों की बात करें तो मालेगांव एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 49 मामले सिर्फ 24 घंटे में आए हैं। वहाँ का जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं वो 500 के ऊपर जा चुका है। यही अब पिंपरी चिंचवड़, पुणे और नागपुर और नासिक की बात करें, वहाँ पर भी जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आंकड़े हैं वो मुंबई से आ रहे हैं और मुंबई के आंकड़े आने वाले दिनों में काफ़ी डरावने वाले होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, रहिएगा आप हमारे साथ। आशीष भी इसी बीच हमारे साथ हैं। आशीष, आप कल ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि स्वास्थ्य कर्मी जो हैं जेल के अंदर, हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से जो लड़ाई है वो टफ होती जा रही है। वहां पर सरकार कितनी मुस्तैद है और जमीन पर कितनी सच्चाइयां दिख रही हैं? सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के ज्यादातर डॉक्टर जो है वो बीमार पड़े हुए हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात, 531 पुलिसकर्मी जो बंदोबस्त में जुटे हैं वो बीमार पड़े हुए हैं, जिसमें से 5 की मौतें भी हुई हैं। इसके अलावा बेस्ट के कर्मचारी जो कि अत्यावश्यक सेवा में आते हैं उसमें से भी 64 मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखें, ये है माइग्रेंट्स की तस्वीर, जो कि लगातार जो राज्य सरकार है वो लगातार जो है वो कह रही है कि इनके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुलुंड के टोल नाके पे अभी भी ये लोग बढ़ते चले आ रहे हैं। और अब अच्छा एक बात बताएं, कहाँ जाना है आपको? सर हमको जाना है, गांव कहाँ है आपका? गांव है हमारा जिला भारत सर। वहाँ जाने के लिए कैसे निकलेंगे यहाँ से? सर हम लोग गाड़ी उधर से किए हैं, उधर से हम लोग जाएंगे। अपना टोल नाका जो चेक है अपना आगे, ये मुलुंड के आगे, वहाँ से हम लोग गाड़ी का व्यवस्था किए हैं। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अब सामान कुछ नहीं ले जा रहे हैं, हम लोग खाली पहुँच जाएं बस। इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी उसके बावजूद राज्य सरकार तो कह रही है कि सब कुछ बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन सर अभी हम लोग को मतलब खाने पीने का व्यवस्था बरोबर हो नहीं रहा है सर। और हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, कुछ देर तक खाएंगे, रहेंगे, पिएंगे वहाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। उधर देखें। अच्छा एक बात बताएं,
यूपी में जाने के लिए अचानक में ऐसा क्या हो गया है? राज्य सरकार कह रही है सारा बंदोबस्त हो रहा है, जो मजदूर हैं उन्हें काम भी दिया जाएगा, रहने खाने की व्यवस्था भी की जाएगी, तो क्यों जरूरी है इस वक्त जाना? अरे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर कोई सब बोल रहे हैं व्यवस्था मिलेगी, कोई व्यवस्था मिल नहीं रही है। हम लोग अभी दोपहर सुबह में निकले, वहाँ से पानी भी कहीं पे मिला नहीं है। पानी पीने के प्यास बहुत तेज लगी है, लेकिन पानी नहीं मिला कहीं। ये देखें, ये मजदूर भी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। एक बात बताएं, कहाँ निकले हैं सामान लेके? गांव जा रहे हैं? पैदल? अब यहाँ से देखेंगे कुछ साधन उधर मिलेगा तो निकलेंगे। ये मजदूर हैं जो अभी भी माइग्रेट हो रहे हैं और यही राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह से कल औरंगाबाद में वाकया हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर थी, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार के चेतावनी के बाद आपके पास। और हमारे साथ कांग्रेस से राजू वाघमारे जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू जी, अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन होगी तो ये तस्वीर आपने देखी होगी, कल ही बेहद दुखद तस्वीर हमने देखी। सबसे पहले मैं जरा इस पर आपका जवाब लेना चाहती हूँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये सामने आकर कहते नजर आए कि मजदूरों के लिए तमाम इंतजाम है, वो धैर्य बनाए रखें। इंतजाम ऐसा कि इनको पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है सर? नहीं, देखिए, ये जो कंडीशन आपके स्क्रीन पे आपने दिखाई दे रही है, देखिए महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, बहुत से मजदूर है यहाँ, और राज्य सरकार ने पूरी तरह से पूरी व्यवस्था की है कि इनका खाना मिल जाए, इनको रहने के लिए मिल जाए, शेल्टर्स बनाए हैं, 24 घंटा इनको सवेरे दोपहर का शाम का खाने का बंदोबस्त कर दिया जा रहा है। लेकिन अभी इतने बड़े राज्य में जब भी किधर ना किधर मजदूर को भी मालूम होना जरूरी है कि कहाँ शेल्टर है। वो जो व्यवस्था है उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर एक मजदूर हर एक अलग अलग इलाके में रह रहे, तो फिर वहां से उनको उठा के वो शेल्टर में लेके आना, ये जो पूरी तरह से दिक्कत है, इसकी वजह से किधर ना किधर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन राज्य सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था की है और राज्य सरकार गंभीर रूप से इस पूरे मजदूरों का जो संक्रमण है उसको पूरी तरह से अटेंड कर रही है। साहब, जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उस पर भरोसा करूं, या जिनके लिए आप ये सुविधाएं दे रहे हैं उनको भी हमने सुना, मजदूर कह रहे हैं कि पानी तक रास्ते में उनसे नहीं पूछा गया। आप कह रहे हैं उनके रहने का इंतजाम किया गया, उनको जानकारी नहीं हो। सर, उन तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर शेल्टर होम बनाए गए हैं तो इन मजदूरों को भरोसा क्यों नहीं दिया गया कि आपके खाने का प्रबंध है, आपके पीने, आप पानी आप पी सकते हैं, आप रह सकते हैं, वो जानकारी उन तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल मजदूर जो खत्म हुए, जो अपने गांव के लिए चल पड़े थे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी ली है केंद्र सरकार। मेरी बात सुनिए, केंद्र सरकार ने जो ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो ट्रेन की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं कर चुके हैं केंद्र सरकार। अभी वो लोग ने दिक्कत कर दी। अभी कांग्रेस ऐसे वक्त पर जब कल ही हमने औरंगाबाद की वो तस्वीरें देखी जहां पर ट्रैक पर रोटियां पड़ी हुई थी, मजदूरों के कपड़े गिरे हुए थे, आज आप ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, बाकी और जो लोग हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। आंकड़े महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा? उसकी जिम्मेदारी भी आप केंद्र पर सौंप दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आपकी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। करने के लिए टाइम देना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ज्यादातर क्यों आ रही है, जहां पर मजदूर जो है वो पलायन के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो गए? पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है, महाराष्ट्र सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। आप 1-2 ठिकान के मजदूरों को पकड़ के अगर बात करेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा, लेकिन आप हमारे शेल्टर पे जाइए, शेल्टर पे ये मजदूर पहली बात हमने पकड़े नहीं है, ये लाचार मजदूर जो इस वक्त यहाँ से जा रहे थे और उनसे हमारे सहयोगी उन्होंने बात करने की कोशिश की और उनका दर्द छलका, लेकिन वो दर्द शायद आप तक नहीं पहुंचेगा। चलिए राम कदम जी का रुख कर लेते हैं। 1 मिनट राजू वाघमारे जी, ठीक है। राम कदम जी वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेन नहीं चला रहे हैं, बहुत दिक्कत है इन्हें, कैसे भेजेंगे मजदूरों को? और ये तो बहुत जागरूक है। अर्पिता जी, ये आरोप करने का समय नहीं है। हम महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने जितनी महाराष्ट्र सरकार की डिमांड है उतनी ट्रेन उसी दिन केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। ये वास्तव है, वर्तमान स्थिति में आप भी इसे कंफर्म कर सकते हैं।
अब आज का ये 46वां दिन है लॉकडाउन का, बीच में न बोले, आज का 46वां दिन है लॉकडाउन का। और महाराष्ट्र की सरकार दावे कर रही है कि वे 6 लाख लोगों को भोजन खिला रही है, खाना पीना दे रही है। पर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसी भी मजदूर को दोपहर का खाना पीना अगर मिले तो 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा वो क्यों करेगा, ये पहला सवाल है। कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद आज 24 घंटे बीत चुके हैं, महाराष्ट्र की सरकार ने अब तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। एक मंत्री कहता है 30 लाख मजदूर है, दूसरा कहता है 2.5 लाख मजदूर है, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मजदूरों की बात एक तरफ, महाराष्ट्र में जो लोग रहने वाले लोग हैं उनमें भी भूखमरी शुरू हुई है। मोदी जी ने जो 3 महीने का मुफ्त का अनाज दिया है, अर्पिता जी आप स्वयं अपना कैमरा भेजे, लोगों को वो अनाज तक नहीं पहुंचा। लोगों के महाराष्ट्र में बहुत बुरे हाल है। ठीक है राजू वाघमोरे जी, मुंबई का कोरोना पॉजिटिव। उद्धव ठाकरे ने ये साफ किया कि वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो संख्या बढ़ रही है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है सर। ठीक है, मजदूरों पर आप कह रहे हैं आप गंभीर है, सबको पता है कितने गंभीर है, तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन अब इस पर आ जाइए कि किस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई, मालेगांव, यहाँ पर आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? किसकी खामी है, किसकी नाकामी है? सबसे देखिए मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। अभी जो शख्स जिम्मेदारी से कह रहे हैं उनके पास शायद जिम्मेदारी का डेफिनेशन अलग रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सप्लाई चेन को जारी रखा है महाराष्ट्र सरकार ने। पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं, 5 की उसमें से मौत हो गई। बेस्ट के 64 कर्मचारी पॉजिटिव हैं, 3 की उसमें मौत हो गई। महाराष्ट्र के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो हम आपको गिना देंगे, सबसे पहले नंबर पर है। और आप कह रहे हैं हमने कोई खामियां नहीं है वहां पर। मालेगांव में जो आंकड़ा बढ़ गया 500 के पार पहुंच चुके हैं मरीज, और आप कह रहे हैं कोई खामी नहीं है वहां पर। अर्पिता जी मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो आप अगर तथ्यों पर बात करेंगे और सच्चाई पर बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगी। जरा अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन चल रहा हो तो जरा नजर दौड़ा लीजिए। 19,000 के पार महाराष्ट्र केवल, और सबसे पहले नाम आपको अपने राज्य का दिख जाएगा महाराष्ट्र। जी मेरी बात सुनिए, अगर आपने ऐसा ठेका लेके रखा है कि महाराष्ट्र को बदनाम करना है, महाराष्ट्र को ये आंकड़े बदनाम कर रहे हैं सर, तो मैं कौन होती हूँ बदनाम करने वाली? मैं कौन होती हूँ बदनाम करने वाली? ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? आपको दिख रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ तो बता दीजिए आप। ये आंकड़ों से तो इनकार नहीं करेंगे आप। 19,000 के पार सर आंकड़े जो है वो पहुंच चुके हैं, और आप अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो आप अभी भी ये नहीं कह रहे कि हाँ कहीं चूक हो गई है और उस चूक को सुधार रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो हमको बुलाते क्यों हो चैनल पे? सर मैं आपकी बात सुनने के लिए मैंने आपको बुलाया है, लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत अच्छी है तो मैं ये नहीं, माफ कीजिए मुझे, मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ। अरे बात करने का मौका तो देंगे, नहीं तो मत बुलाओ। ठीक है, मेरा सीधा नहीं, आप किसी की बिना खामी गिनाए आप मुझे ये बता दीजिए, उद्धव सरकार जो है वो नाकाम रही है कोरोना से जंग लड़ने में, आपको लगता है? इसका जवाब दीजिए आप। सबसे पहली बात, हमारी सरकार कोई भी तरीके से नाकाम नहीं रही। अच्छा। आप जरा पूरी जानकारी लीजिए। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से नियम बनाए, मुझे पता ही नहीं है कुछ, जरा आप बताइए स्थिति क्या है। ठीक है आप बताइए, मैं बहुत ध्यान से आपको सुनूंगी। 6.5 से 7 लाख लोगों को महाराष्ट्र सरकार खाना दे रही है। हॉस्पिटल्स पूरी तरह से चालू है। जमीन पे रह के बात बताइए मुझे राजू जी, जमीन पे क्या हो रहा है? आप मुझे सिर्फ इतना पहले बता दीजिए, राम खत्म जी फिर मैं आपका रुख करूंगी। मुझे सिर्फ इतना बताइए, महाराष्ट्र में इतने आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? पहले नंबर पर आपको अच्छा लग रहा है, राज्य महाराष्ट्र दिख रहा है। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात तो सुनिए जी। ये सबसे पहली बात ये है, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एक जिस तरीके से टेस्टिंग किट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्राइवेट लैब को जो परमिशन देनी थी टेस्टिंग करने की वो हमने ले ली थी,
वो लेट मिली, उसके बाद वो भी कैंसिल कर दी गई। अच्छा, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार निर्णय ले रही है, उनके पास टेस्टिंग किट नहीं है, उनके पास तमाम वो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, वो कह रहे नहीं मिल रही है। राम कदम जी, ठीक है, राजू वाघमरे जी जवाब ले लूं मैं आपका। ठीक है राजू वाघमरे जी, मैं 1 मिनट विवेक आ रही हूँ, 1 मिनट, राम कदम जी से 10 सेकंड का जवाब ले लूं, विवेक आती हूँ। राम कदम जी। कांग्रेस के नेताओं के पास इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि आरोप करने का समय नहीं है। केंद्र सरकार के पास जितना भी डिमांड बीजेपी के नेताओं केंद्र सरकार ने सारी की सारी भी शर्म नहीं बची है। ये बीच में मत बोलिए, संस्कार की राजनीति कर रही है। बीजेपी का अपनापन है राजनीति करने का। राजू वाघमरे जी, मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप बोलिएगा। राजू वाघमरे जी, ठीक है, राम कदम जी, अर्पिता इतनी शर्म आप दोनों को रोक रही हूं, विवेक कुछ कह रहे हैं, रुकिए आप दोनों। विवेक। अर्पिता देखिए, यहाँ पे ना सिर्फ मैं आंकड़े बताना चाहता हूँ। जो राजू वाघमरे साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, राम कदम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ और आंकड़े सब लोग ध्यान से सुने। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े 19,000 के पार हैं। मुंबई में ये आंकड़े 12,000 के पार हैं। मुंबई की बात करें तो 450 से ज़्यादा मौतें हैं और पूरे महाराष्ट्र में 600 से ज़्यादा मौतें हैं, जिसमें मेडिकल फैटर्निटी के लोग 500 से ज़्यादा अफेक्टेड है कोरोना वायरस से। मुंबई पुलिस के लोग 550 से ज़्यादा अफेक्टेड हैं। SRPF जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है वो 600 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। मेडिकल फैटर्निटी पूरी तरह से चरमराई हुई है। जो लोग पुलिस पे लोग बंदोबस्त करते हैं वो लोग को कोरोना पॉजिटिव होते जा रहा है। हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में 103 लोग जो जेल के अंदर बंद हैं और जो जेल के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, 103 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए ये नंबर है और ये फैक्ट्स हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र की हालत कितनी खराब है। राजू वाघमरे साहब बोल रहे हैं कि हम पूरा काम कर रहे हैं, हम सरकार पूरा काम कर रही है। ये अगर काम हो रहा होता तो ये जो नंबर है, जो आंकड़े हैं, वो इतनी आगे नहीं बढ़ती, इतने नंबर आगे नहीं जाते। अर्पिता। राजू वाघमरे जी, आंकड़ों पर ही जवाब दीजिएगा। राम कदम जी, मैं एक मिनट में बस आई। अर्पिता जी देखो, अर्पिता जी, देश में जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जा रहे हैं उसमें से हर तीसरा व्यक्ति ये मुंबई का है, और हर होने वाली मौत में भी हर तीसरी मौत ये महाराष्ट्र की है। ये वास्तव है। यहाँ पर ना खाने पीने का प्रावधान है, लोग जो टेस्ट कराना चाह रहे हैं उनकी टेस्ट नहीं हो रही है। अस्पताल में जिसकी मौत हो गई है उनकी लाशें सामने रखी जा रही है। जितनी किट चाहिए थी महाराष्ट्र सरकार को वो सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं आप उन तक। जितनी महाराष्ट्र सरकार ने किट मांगी, ये झूठ बात बोल रहे कांग्रेस के नेता, जितनी महाराष्ट्र की सरकार ने किट की डिमांड की है केंद्र सरकार की ओर से उसकी पूर्ति हुई है। उसके बावजूद भी ICMR की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार महाराष्ट्र सरकार खुद किट खरीद सकती है। पूरी झुटलाने वाली बात कह रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है महाराष्ट्र, ठीक है राम कदम जी जवाब ले लेते हैं। राजू वाघमरे जी, आपने राम कदम जी को सुन लिया, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमारे सहयोगी विवेक को आपने सुना होगा, पूरे आंकड़े उन्होंने आपके सामने वस्तुस्थिति इस वक्त क्या है वो रख दी। अब आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा 19,000 से ऊपर ये मामले महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा मौत 731, माफ कीजिए, ये सारे मुंबई महाराष्ट्र की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर है। क्यों है सर? सीधा सवाल मेरा है, क्यों है? सबसे पहली मेरी बात सुनिए। सबसे पहले कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी जहां पब्लिक ज्यादा रहती है वो मुंबई है। मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन जो करना चाहिए था हवाई और इतर मार्गों से, वो करने में केंद्र सरकार ने जो लेट किया उसकी वजह से पूरे लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा यातायात महाराष्ट्र और मुंबई में होती है पूरे देश से, तो जितने भी लोग जो यातायात करके आए उस तरह में पूरा तरह से लॉकडाउन होने के पहले कोरोना फैल चुका था। दूसरी बात, ठीक है राजू वाघमरे जी, एक सेकंड हमारे साथ आशीष जो है किट की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं। किट का अर्पिता राजू वाघमरे से बस इतना पूछे कि साइन हॉस्पिटल की तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, केवल 2 दिन पुरानी है, और उसके अलावा अब और दूसरी चीज, स्वास्थ्य के साथ साथ इन मजदूरों की क्या गलती है? कल का वाकया होता है फिर भी कोई बंदोबस्त नहीं होता और सारे के सारे मजदूर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि सड़कों पर यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आपको। ये वो मजदूर हैं जो अभी भी अपने घरों के लिए जाने के लिए निकले हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश। और पैदल ही निकलेंगे?
हाँ पैदल निकले। राज्य सरकार की तरफ से कुछ दिया गया से पूछिए कि यहाँ पर सरकार जो है, राज्य सरकार वो ये कह रही है कि पूरे प्रबंध किए गए हैं, शेल्टर होम के बारे में इनको जानकारी मिल जाए तो वो वहीं रहें। शेल्टर होम गए हैं ये लोग, वहां पर जाके चेक किया, वहां सुविधाएं नहीं है, क्यों निकल पड़े यूपी के लिए? जी बिल्कुल। कोई शेल्टर होम दिया गया था, कहीं पे रहने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बंदोबस्त किया गया था? नहीं, कोई राशन? कुछ राशन नहीं मिला है। कहीं पे शेल्टर होम दिया गया था कि आप लोग गांव मत जाओ, यहाँ शेल्टर होम में रुको? दिया गया था, लेकिन 40 दिन बाद वापस वहाँ से निकाल दिया गया। बोला कुछ भी हमारे पास रिस्पांस नहीं आया कि कहीं जाना है या कुछ करना है। कुछ खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए देते थे, लेकिन बोले अब हमारे पास नई व्यवस्था है, वहाँ से निकाल दिए। बोले आप अपने यहाँ चले जाओ जहाँ रहते थे। तो हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम वहाँ से फिर पैदल ही गाँव के लिए निकल दिए। आप बताएं। जी कुछ नहीं मिला हमको, तो कुछ नहीं मिला, ना रहने का ना कुछ खाने का कोई मतलब। कुछ लोगों को जो मिला उन्हें भी बाद में निकाल दिया गया। ये कहा गया कि आप खुद ही अपने गांव चले जाएं। आशीष रहिए आप हमारे साथ। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के मालेगांव से, जहां नए 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद मालेगांव में कुल कोरोना पॉजिटिव संख्या 500 हो गई है। बात पूरे महाराष्ट्र की करें तो यहां अब तक 19,063 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जबकि 731 लोग ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है। ये स्थिति महाराष्ट्र की है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। विवेक जानकारी जरा बताइए, उसके बाद मैं रुख राजू वाघमारे जी का करूंगी। अर्पिता देखिए, मालेगांव की जो स्थिति है वो लगातार खराब होते जा रही है, क्योंकि उसमें देखा गया था 20 दिन पहले ही वहां पर अचानक मामले आते हैं और अचानक जो रैपिड ग्रोथ है नंबर्स की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। 24 घंटे में 49 से ज़्यादा मामले पॉजिटिव आ गए हैं। अब मालेगांव का जो आंकड़ा है वो अब 500 के ऊपर पहुंच चुका है। जब हमने वहां के अधिकारियों से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सड़कों पर अनाप शनाप भीड़ सामने आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हो रही है कि अब कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि इन भीड़ को रोकने के लिए बाकायदा महाराष्ट्र पुलिस ने मालेगांव में SRPF यानी कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात की थी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि SRPF के ही कम से कम 50 से ज़्यादा लोग जो पुलिस वाले ड्यूटी पे थे मालेगांव में, वही पॉजिटिव हो गए हैं। तो समझिए डर कितना है मालेगांव में, लोग जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है विवेक, मैं आपके पास आऊंगी। राजू वाघमारे जी, दो मेरे सवाल हैं। एक तो वो मजदूर जिनको आप सुन रहे थे और 2-4 मजदूरों से बात हुई है, और आप ये मत कह दीजिएगा कि हमने अपने मजदूर बैठाए हुए हैं। ये वो मजदूर जो पलायन के लिए मजबूर हैं, कह रहे कोई इंतजाम नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, मालेगांव में 49 केस आना, उसके साथ 500 का ये आंकड़ा उससे पार कर जाना, स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं स्थिति गंभीर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमने जो व्यवस्था की है, मजदूरों की जो बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से जितनी ट्रेनों को हमने जोड़ा, जो भी ट्रेन केंद्र सरकार ने दी थी, हमने जो मांगी थी उससे 50 राजू वाघमारे जी, शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था तो आप कर सकते थे। मजदूर कह रहे हैं शेल्टर होम में कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, 40 दिन के बाद उनको निकाल दिया जाता है कि भाई हम नहीं रखेंगे। रख रहे हैं शेल्टर के अंदर, उसको खाना दे रहे हैं, उसको निकालेंगे। कहाँ दे रहे हैं राजू वाघमारे जी, कहाँ दे रहे हैं? जिनको दे रहे हैं वो तो बोल रहे नहीं मिल रहा है, जा कहाँ रहा है ये पैसे, ये खाना कहाँ जा रहा है? वो केंद्र सरकार ने नहीं की। अरे केंद्र सरकार को छोड़िए, राज्य सरकार ने क्या किया, मुझे उसका जवाब दीजिए ना। राजू वाघमारे, आप बोलते मत रहिए, मेरे सवाल सुनिए। मुझे केंद्र सरकार की पूरे इतनी वार्तालाप में जितनी बातचीत हमने की है, उसमें आपने सिर्फ दूसरों की खामियां गिनाई है। महाराष्ट्र की स्थिति का जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है राजू वाघमारे? आपके पास जवाब है? आपके पास जवाब है तो पहले मेरा सवाल सुन लीजिए आप। चाइना की खराब थी और उसके राजू वाघमारे, आवाज पहुंच रही है, पहुंच भी रही होगी तो लगातार आप बोलते रहेंगे, क्योंकि जवाब है नहीं आपके पास। दिख रहा है मुझे आपके पास जवाब नहीं है, तो एक अच्छा तरीका है कि लगातार बोलते रहिए। आप शायद आवाज देखिए पहुंच गई है आप तक। अब मेरा सवाल सुनिए राजू वाघमारे जी, मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां आपने गिना दी, मैंने वो, मुझे उसको लेकर सवाल जो पूछना है मैं राम कदम जी से पूछ लूंगी, लेकिन राज्य सरकार को लेकर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुझे हवा में मत गिनाइएगा, मुझे हवा में मत गिनाइएगा कि हम ये कर रहे हैं, हम शेल्टर होम बना रहे हैं, हम लोगों को रख रहे हैं। ये मजदूर सड़क पर खड़े हैं, कल पटरी पे कट गए। राज्यों को लागू होता है,
हर राज्य की स्थिति अलग है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को काम करने नहीं दे रही है। केंद्र सरकार बोल रही है हमारे इस्तीफा दे दीजिए, नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, मत चलाइए सरकार। अगर सरकार आपसे नहीं चल पा रही है, ये मजदूर आपके चलते सफर नहीं करेंगे सर। इस तरीके से केंद्र सरकार नहीं चल रही है सरकार तो आप छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, फिर केंद्र सरकार देख लेगी अपना। छोड़ दीजिए अगर नहीं संभल रहा है तो। अर्पिता जी जी बोलिए राम कदम जी। अर्पिता जी, चिल्ला चिल्ला करके बात करने से सच नहीं छुपता। सच ये है कि भुखमरी के कारण ये लाचार मजदूर अपने गांव 1500-2000 किलोमीटर जा रहे हैं। अरे बीच में मत बोलो, ये संस्कार और जहां बीच में मत बोलो, सरकार नहीं है उस सरकार को। राजू वाघमरे जी, मेरे सवालों का जवाब है नहीं। राम कदम जी बोल रहे हैं तो उसके बीच में आप बोल रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आप चुप हो जा रहे हैं। सब देश देख रहा है। एक बात सुनिए, नेशनल टीवी पर आप बैठे हैं। अर्पिता जी, इनका हर डिबेट में यही है, जब इनके पास जवाब नहीं होता चिल्लाने का काम करते ही। चिल्लाने का काम राजू वाघमरे जी, मैं नहीं चाहती, नहीं, मुझे ये चीखा चिल्ली नहीं चाहिए। रुक जाइए राम कदम जी, रुक जाइए। मेरे सवाल का जवाब मैं राजू जी आपसे चाहती हूँ, क्योंकि उन मजदूरों की आवाज आप तक कौन पहुंचाएगा जो आज सड़कों पर रहने को मजबूर है। सुनिए आप, महाराष्ट्र में स्थिति बदतर क्यों है? क्यों नहीं? उसमें मजदूर ने इतना भी कहा कि हमको खाना मिला, 40 दिन हमको रख दिया गया, तो हम उसको क्यों निकालेंगे? आपने वो सुन लिया, आप ये नहीं सुन पा रहे कि मजदूर कह रहे हैं कि उनको पानी तक नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है, अपने मतलब की बात आपको सुननी है और अपने मतलब से ही आपको बता देना कि हम सब कर रहे हैं। भले वो आप हवा में कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हैं, आप उसी में खुश हैं। रुक जाइए, आशीष हमारे सहयोगी कुछ हमें तस्वीर दिखा रहे हैं। 1 मिनट राजू वाघमरे जी, जरा तस्वीरें भी देख लीजिए और आप शायद आपकी तब खुल जाए। तस्वीर भी दिखाऊंगा। हाँ आशीष। अर्पिता, ये देखें कि ये मजदूर जो आए हुए थे, वो मजदूरों को अब पुलिस ने यहाँ से भगाना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ कहा जाता है कि जो मजदूर जहाँ पे भी मिलेंगे उनके लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाएगा, ये फ्लाइंग स्क्वाड हर मजदूर को मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जो मजदूर यहाँ पे मुलुंड टोल नाके के पास तक पहुंचे थे, अब पुलिस उन्हें मार के जो है वो सीधे भगा रही है कि वो जहाँ कहीं पे भी जाना हो जाए, लेकिन वो एग्जिट रूट पे ना आए। और साफ तौर पे यहाँ पे आपको दिखाई भी वो सिचुएशन पड़ेगी। राजू वाघमरे जी, सुबह से राजू वाघमरे जी, ये तस्वीरें दिख गई, स्थितियां दिख गई, अब क्या बोलेंगे आप? पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी वहां ज्यादा कोरोना का धोखा है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम मजदूरों को फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ के भेज रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको भगाया जा रहा है कि तुम यहाँ मत खड़े हो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ मत खड़े रहो। रास्ते पे नहीं देखा शायद आपने। राजू वाघमरे जी, आप सुन ही नहीं रहे हैं ध्यान से, आप तस्वीरें ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं, आप जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं। इसीलिए उनको पूरी तरह से अपने क्या बात कर रहे हैं राजू वाघमरे जी, कर रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? ये पुलिस का काम आपको तस्वीरों में दिख गया। एक बार अगर आप नहीं सुन पाए हो तो मैं आशीष को फिर से कनेक्ट करवा देती हूँ। आप एक बार बहुत ध्यान से राजू जी सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से, फिर मैं सवाल के साथ लौटूंगी। आशीष, जरा बताइए स्थिति क्या है वहां पर? जी, यहाँ पर सुबह से ही भूखे प्यासे मजदूर जो है वो मुलुंड चेक पोस्ट के पास पहुंचे हुए थे। इसके बाद जो है इकट्ठा होना शुरू हुए थे जाने के लिए, लेकिन इसके बाद जो कहा जाए कि पुलिस है उसने इन्हें डंडे मारने शुरू किया और कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति जब पैदा हुई तब आखिर में उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कल ही जो है जब औरंगाबाद का हादसा हुआ तब ये कहा गया कि एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाएगा जो सड़कों पे जा रहे जो मजदूर हैं उनसे संपर्क करेगा, उनको वहीं पे बंदोबस्त करेगा, खाने पीने की बंदोबस्त होगा, उनके आगे जाने के लिए बंदोबस्त होगा, ट्रेनों का बंदोबस्त होगा, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे डंडे पड़ रहे हैं मजदूरों पे। आशीष, कुछ दिख रहा है आपको जैसा बताया जा रहा था कल ही कहा गया? अभी मैं बात करूं, ठीक है राजू जी, मैं बात करूं। जी बोलिए। देखिए, मजदूर जो बाहर जाना चाहते हैं उनको ट्रेन से लेके जाना पड़ेगा, ट्रेन के स्टेशन के पास मजदूरों को लेके जाना पड़ेगा। अगर मजदूर हाईवे के ऊपर खड़े रहेंगे तो ट्रेन तो उधर आएगी नहीं। जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, हमने जितने ट्रेनें मांगी उतनी ट्रेनें भी नहीं मिल रही है।
अभी यूपी तक। राजू वाघमारे जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये शो खत्म होने के बाद, राजू वाघमारे जी, ये शो खत्म होने के बाद एक बार जरूर आप बहुत ध्यान से अपने आप को सुन लीजिएगा कि आप किस तरीके से बिना लॉजिकल कोई बात कर रहे हैं। हो रही है, समझा करो। और इस बात को पूरी तरह से हाईवे के ऊपर शेल्टर नहीं बना रहे, लेकिन जहाँ शेल्टर है मजदूरों को लेके जा रहे हैं, उनको खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको खाना पकाया हुआ खाना दिया जा रहा है, वो आप नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जगह बता दीजिए राजू वाघमारे जी, कहाँ शेल्टर होम बनाए गए जरा बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कहाँ बनाए। ये जो मजदूर जा रहे हैं ना, आप नहीं जानकारी पहुंचा पा रहे, लेकिन मैं पहुंचा सकती हूँ, मैं इन मजदूरों को बता देती हूँ कि आप वहां रुक जाइए। बताइए कहाँ का शेल्टर होम है, बताइए, आप मुझे जगह बताइए, मैं लिखूंगी वो जगह, इन मजदूरों तक मैं जानकारी पहुंचा दूंगी। बताइए कहाँ सुविधाएं आप दे रहे हैं, बताइए ये मजदूर वहां जाएंगे। कितने शेल्टर होम चल रहे हैं? अब नहीं आ रही होगी आवाज शायद आपको मेरी। देखिए शेल्टर होम कैसे आएगी हर इलाके में, हर इलाका ना, मुझे इलाका बताइए। देखिए आपको पता होगा जिस इलाके में ये मजदूर राजू वाघमारे जी मौजूद हैं, रुक जाइए। मजदूरों को झोपड़पट्टी में भी राजू वाघमारे जी, मुझे इलाकों के नाम बता दीजिए, मुझे इलाकों के नाम बता दीजिए। ये जो मजदूर हैं, जो परेशान है, जो यहाँ घूम रहे हैं, उन तक पहुँचा दूं मैं ये जानकारी। शेल्टर में खाना भेज रहे हैं, खाने का पैकेज भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा काम नहीं हो रहा, पूरी जगह पे काम हो रहा है। राम कदम जी, अगर ऐसी गलत फहमियां सरकारें पार लेंगी तब तो हो चुका, तब तो महाराष्ट्र में जो केस बढ़ रहे हैं वो इन्हीं लोगों के चलते बढ़ रहे होंगे। न ये अपनी खामियां मानने को तैयार हैं, न अपनी जिम्मेदारियां मानने को तैयार हैं। राम कदम जी, देखो कि मुंबई ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल है, पर दुर्भाग्य से अब कोरोना का कैपिटल बन चुका है, और ये महाराष्ट्र की सरकार स्वीकार नहीं कर रही है कि इनकी नाकामियों के कारण ये स्टेज तक मुंबई और महाराष्ट्र आ चुका है। आप अपना कैमरा महाराष्ट्र के किसी भी घर भेजो, आप वहां जाकर के आपको पता चलेगा कि लोगों की भुखमरी शुरू हो गई है, और बहुत बुरी तरह से मजदूरों को भी भुखमरी चल रही है, और आम लोगों की भी महाराष्ट्र में भुखमरी चल रही है। और बार बार हमने सरकार के साथ सहयोग करते हुए राम कदम जी, एक सेकंड में विवेक कुछ कह रहे हैं, मैं जल्दी से उन तक रुक कर लेती हूँ। विवेक, राजू वाघमारे जी एक सेकंड, जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ इलाकों के नाम तो आपको पता नहीं है, आप 10 सेकंड लीजिए, जरा इलाकों के नाम पता कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, सबको शर्म आनी चाहिए, सिर्फ आपको छोड़कर। ठीक है, आपको छोड़कर पूरे पैनल में जितने लोग बैठे हैं सब शर्म कर रहे हैं, सिर्फ आपको छोड़कर। ठीक है विवेक, ठीक है राजू वाघमारे जी। विवेक, बदनाम करने की कोशिश मत करो। अर्पिता बली नहीं हुई है जी। विवेक बोलिए आप। पूरी तरह से अनाज, पूरी तरह से सब्जियां, पूरी तरह से खाने पीने। अरे ये बोलते रहेंगे विवेक, आप अपनी चिल्ला करके बोला, यानी सच है, भ्रम से दूर। अरे अर्पिता, मैं अर्पिता ये देखिए, सुनिए राजू वाघमारे साहब का कहना है कि मामले इसलिए बढ़ रहे हैं कि मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ये ऐसा नहीं है कि जनसंख्या अचानक कोरोना वायरस के आने से बढ़ गई है और लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। ये राज्य सरकार को पता था कि हाईली अफेक्टेड सिटी है, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। तो जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो इन्होंने इसकी प्लानिंग क्यों नहीं की? इनको इन बात का अंदेजा था कि अगर मुंबई में कोरोना वायरस फैलता है तो उसकी जो आंकड़ा है, जो तादाद है, वो काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल। और विवेक, मुझे याद है उस वक्त जब वहां पे मामले सामने आए थे, सवाल खड़े कर रहे हैं, मेरा सवाल ये खड़ा है कि जनसंख्या के ऊपर क्यों, यानी कितनी गंभीर उस स्टार्टिंग के फेज से ये सरकार है वो दिख रहा था। राजू वाघमारे साहब जवाब। देखिए, अगर आप आंकड़े को देखते हैं तो जो लोग अच्छे होके घर जा रहे हैं उनकी संख्या जो है वो कम से कम 70 to 80% से ज्यादा है। तो जो इलाज हो रहा है वो बराबर हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर्स हमने जो खोले हैं वो क्वारंटाइन सेंटर्स मुंबई के हर बड़े इलाके में, अरे 1980 भी खुली जगह है। आप क्वारंटाइन बीकेसी बोलो, मुंबई में अकेले मुंबई में 731 बोलो, लोग मरे हैं, रेस्पॉन्स बोलो, झूठ बात कर रहे हो। सब जगह पे क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए गए, सब जगह पे हॉस्पिटल्स में कोरोना के वार्ड खोल दिए गए हैं। अगर आप
उसी को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस गंभीरता से महाराष्ट्र सरकार कितनी गंभीर है। ठीक है राम कदम जी, कितनी गंभीर लगी सरकार आपको? राजू वाघमारे, ठीक है दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। एक सेकंड राम कदम जी, लोगों को घर भेजा, कितने लोगों का इलाज अच्छा हुआ उसके बारे में बताओ। वो सब सेंटर। अरे राजू वाघमारे जी रुक जाइए। राम कदम जी। अर्पिता जी, वास्तव ये है कि जिसके घर पे कोरोना पेशेंट पॉजिटिव पाया गया उसके घर वालों का तक ये सरकार टेस्ट नहीं करा रही। घर वाले खुद पैसे दे करके प्राइवेट लैब से टेस्ट कराना चाहते हैं, उस प्राइवेट लैब को भी सरकार ने मना कर दिया। सरकार 2-2 दिन तक घर पे से पेशेंट को अस्पताल में ले नहीं। राजू वाघमारे जी, मुंबई का वास्तव है। राजू वाघमारे जी, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जरा रुक जाइए, दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए। आप अकेले बोले जा रहे हैं। ये राज्य सरकार की आवाज म्यूट कर केंद्र सरकार के ऑर्डर। राजू वाघमारे जी, अब मैं जब आप पे लौटूं तो आप सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी रुकिए, राम कदम जी को अपनी बात रखने दीजिए। राम कदम जी। देखो अर्पिता जी, दुनिया में ऐसी कौन सी नगरी है कि कोरोना से मरी हुई लाश बगल में है और उसके बगल में कोरोना से जूझता हुआ पेशेंट है? ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है? पर यह मुंबई में सायन अस्पताल में हुआ। इस बात की शर्म सरकार को नहीं आएगी? इसके बावजूद भी हम महाराष्ट्र सरकार से सहयोग कर रहे हैं क्योंकि ये इस आरोप प्रत्यारोप का घड़ी नहीं है। हम जानते हैं तुम लोगों को खाना नहीं दोगे, लोगों को रेशन नहीं दोगे, लोगों को डॉक्टर्स को तुम सरकार मत बोलो। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड राम कदम जी। संस्कार नहीं है। राजू वाघमारे जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या दुश्मनी केवल केंद्र सरकार की महाराष्ट्र सरकार से ऐसी क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से बाकी राज्यों को सब चीजें मिल रही है, सिर्फ आपको नहीं मिल रही? मेरी बात अर्पिता जी, उस पर दुश्मनी क्या है? क्यों कर रही है बीजेपी सरकार ऐसा? मैं केंद्र सरकार का भी आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र केंद्र सरकार महाराष्ट्र से ले इस व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है। अरे प्लीज मुझे बोलने का मौका दे। एक बात बताओ, प्लीज मुझे बोलने का मौका दे। आप झूठी अफवाहें फैला के अर्पिता जी, अर्पिता जी, बीजेपी के लोगों। अरे आपने राजू वाघमारे जी पूछ लिया, आपने सवाल जवाब नहीं लेना है। सवाल पूछते रहेंगे लगातार, आप सवाल पूछते रहिएगा। करने का काम कर रही है। ठीक है, अफवाह फैला रहे हैं वो, आपको सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे, यही सवाल है ना? मैं पूछती हूँ राम कदम जी, वो कह रहे हैं आप किट उन तक प्रोवाइड नहीं करा रहे, अफवाह फैला रहे हैं, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए आप कर रहे हैं। सिर्फ आपको महाराष्ट्र सरकार जो है उसको बदनाम करने की साजिश आपके द्वारा रची जा रही है। अर्पिता जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं, पर ये कांग्रेस प्रवक्ता को किसी भी चैनल पे देखें, जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो जोर जोर से चिल्लाने का काम ये कांग्रेस के प्रवक्ता। राम कदम जी, आपके पास जवाब होगा ना? आपके पास जवाब है, आप उस चीज का जवाब दीजिए। राजू वाघमारे जी, हद हो गई है, मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी अगर आप बार बार ऐसे ही बोलते रहेंगे तो। कोई बात नहीं करता। डाउन कीजिए राजू वाघमारे की आवाज, राजू वाघमारे की आवाज कम कीजिए। राम कदम जी, आप जवाब दीजिए। अर्पिता जी, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को जो पीपीए किट है, मास्क है, हर चीज केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को मुहैया कराई है। शुरू के कुछ दिनों में महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार के अफसरों ने और सरकार के नेताओं ने डिमांड ही नहीं दी, ये वास्तव है। आप खुद अपने पत्रकार को भेज करके जांच कर सकते हैं। सरकार ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने उसके कुछ गाइडलाइन दिए। इस गाइडलाइन के तहत आप अपना पीपीए किट ले भी सकते हो, इस प्रकार की भी इजाजत महाराष्ट्र सरकार को दी। सरकार के पास पीपीए किट की पूरी पूर्ति है, पर उसके बावजूद भी कस्तूरबा जैसे अस्पताल में जो लाशें उठाने वाला व्यक्ति है, उस अस्पताल में 2500 पीपीए किट पड़ी है, पर वहां के लोग लाश उठाने वाले इस व्यक्ति को, उस कर्मी को पीपीए किट नहीं दे रहे। यह वास्तव इस महाराष्ट्र में, मुंबई में हो रहा है। लाशों के बगल में पेशेंट का इलाज होता है, दोपहर के खाने के लिए, शाम के खाने के लिए सारे मजदूर मोहताज हैं, मजबूर है। कितना झूठ बोलोगे? महाराष्ट्र के रेशन कार्ड वाले। चलिए थोड़ा सच राजू वाघमारे जी भी बोल रहे हैं। ठीक है राजू वाघमारे जी, सबसे पहली बात ये है को भेजे। मेरी बात राम कदम जी, एक सेकेंड। 3 महीने का अनाज मोदी सरकार। ठीक है राम कदम जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। राजू वाघमारे, 3 महीने का अनाज दिया। मेरी बात सुनिए, क्या जवाब? आप जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोगों को ज्यादा पीपी, डॉक्टर लोगों को ज्यादा कोरोना की बाधा हो गई, नर्स को हो गई। अगर हमारे पास पीपीई किट रहते थे तो क्या डॉक्टर और नर्स को पीपीई किट नहीं देते थे? अगर 2500 किट है
तो सायन हॉस्पिटल के डॉक्टर को क्यों हो गया अभी कोरोना? क्योंकि उसकी राम कदम जी वो कह रहे हैं पीपीई किट वगैरह मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, इसलिए जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है राजू वाघमारे जी, ठीक है ठीक है राजू वाघमारे जी। अरे एक सवाल को कितना घसीटिएगा, रुक जाइए। इस पूरे चर्चा के आरंभ से लेकर के अब तक आप देखो अधूरे अध्ययन पर कुछ भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि किसी बात का उनके पास जवाब नहीं। जो सवाल किया पीपीई किट की पूरी पूर्ति है, डॉक्टर्स को नर्सेस को होने का कारण ये है क्योंकि वो किस प्रकार से उसका उपयोग अस्पताल में किया जाता है, फिर बाद में व्यवहार करते समय उसके अपने पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स और गाइडलाइन को सरकार की ओर से। राजू वाघमारे जी, राम कदम जी, ठीक है मेरे पास वक्त की कमी है, आप दोनों को यही रोकना चाह रही हूं मैं, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझकर किसकी भी जिम्मेदारी बनती हो, अपनी जिम्मेदारियों को फिलहाल समझना बहुत जरूरी, और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तमाम कदम इस वक्त किसी भी सरकारों को उठाने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो वो राज्य की सरकार हो। बढ़ रहे आगे, गुजरात में कोरोना के बढ़ते मरीजों और मौत के मामलों के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित विशेषज्ञों की एक टीम अहमदाबाद पहुंची। गुलेरिया के साथ एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष सुनेजा भी अहमदाबाद गए हैं और ये दोनों डॉक्टर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बने कोरोना सेंटर का दौरा किया और वहां के डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की। गुजरात में कोरोना के कुल मरीज बढ़कर 7,403 हो गए हैं, जबकि वहां अब तक कुल 449 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना के कुल 390 नए मरीज मिले, जबकि एक ही दिन में कुल 24 लोगों की मौत हुई। अकेले अहमदाबाद में ही एक दिन में 269 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में वहां 22 लोगों की मौत हो गई। तो ये दरअसल स्थिति को भांपने के लिए ही एम्स के निदेशक पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के साथ ही साथ अब स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है, क्योंकि तेजी से अहमदाबाद में जो है आंकड़े बढ़े हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों में देखें कि गुजरात में कोरोना के कुल 390 नए मरीज मिले, जबकि एक ही दिन में कुल 24 लोगों की मौत हुई। और अकेले अगर हम सिर्फ अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में ही एक दिन में 269 नए मरीज मिले हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,320 नए मरीज हो गए हैं, जबकि 95 लोग ऐसे हैं जो इस जंग को हार गए हैं, मौत जिनकी हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 1981 पहुंच गई है और देश भर में अब तक 59,662 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 17,847 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो ठीक होने का प्रतिशत है, यानी जो लोग रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है, अच्छी है, जो चिंता का कारण उतना नहीं है। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं 24 घंटे में अगर हम देखें तो 3,000 के पार ये आंकड़े पहुंच चुके हैं, जो चिंता ज़रूर बढ़ा रहे हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना का खतरा अब शेल्टर होम तक पहुंच गया है। दिल्ली के झंडेवालान में बने एक शेल्टर होम में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि वहां बने एक शेल्टर होम में पहले एक केयरटेकर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद जब दूसरे लोगों की जांच हुई तो 5 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद शेल्टर होम को सील कर दिया गया। वहां बने कुल 4 शेल्टर होम में करीब 80 लोग रहते थे। प्रवासी मजदूरों के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर बंगाल पहुंचाने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। अमित शाह के मुताबिक ऐसा करना पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। चिट्ठी में लिखा गया कि ये पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में ढकेल सकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें प्रवासी मजदूरों के बारे में और सजग होने की बात कही गई और ये कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं।